कहा था कि संसदीय क्षेत्र की सेवा के लिए मेरे पिता ने 20,000 करोड़ रुपए से हाईवे, रेलवे और बिजली घर लगवाने का काम उन्होंने किया था, चौसा का। और हम जब आएंगे तो 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हम कराएंगे इस इलाके में। और आपको मैं बता दूं, हम लगभग 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट तक अभी तक हम पहुंच चुके हैं। जो योजनाएं भारत सरकार और बिहार सरकार से हमने स्वीकृति दिलाया है, आने वाले समय में वो 40,000 करोड़ भी पार करेगा, क्योंकि उन योजनाओं में नावानगर जो औद्योगिक परिसर में जो औद्योगिकीकरण के लिए जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है प्राइवेट सेक्टर का, वह अलग है। कोका कोला 1200 करोड़, पेप्सी कंपनी 600 करोड़, जेके बिरला व्हाइट सीमेंट 550 करोड़, और एक एथेनॉल प्लांट और उनके साथ और काम भी कर रहे हैं लोग, 300 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। और जो स्थिति है अभी, इसमें हम लोग एक बड़ा ग्रिड बनवा रहे हैं नावानगर में। जो डुमरांव और इटाढ़ी का जो ग्रिड है वो बड़ा सेचुरेट कर गया खेती गृहस्थी के चलते, तो औद्योगिक परिसर के लिए एक बड़ा ग्रिड बनवा रहे हैं। उस ग्रिड की लागत भी आएगी 300 करोड़ से कम नहीं आएगा। हम उन विषयों पर आने से पहले मैं याद दिलाए, प्रथम सिंह ने बहुत सारी बातों को बताया है इन्होंने। जो हमारे किसानों की जो बात यहाँ खड़ा हुआ, किसान दो तरफा चुनौती से गुजर रहा है। एक जो उत्पादन जो है हमारा खाद्यान्न के उत्पादन के लिए जो हमको ज़रूरी है, खेतों में पानी नहरों के भी जरिए आएगा, बिजली के पंप हाउस से भी आएगा। उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, बीज की ज़रूरत है, वो भी एक चुनौतीपूर्ण विषय है। इसके बाद जो चुनौती है, और हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल ने स्वीकार भी किया है कि जो न्यूनतम मजदूरी है वो भारत में सबसे कम बिहार के लोगों को न्यूनतम मजदूरी मिलती है, 242-45 रुपये मनरेगा में। जबकि इसी देश के भीतर केरल में न्यूनतम मजदूरी 900 रुपये है। क्या केरल के किसान सोना उगाते हैं? क्या बिहार के किसान कोयला उगाते हैं? अब कोयला ही सस्ता होता है, इसीलिए मैंने कोयला कहा। तो जब बिहार का भी किसान अनाज उत्पादन करता है, केरल का भी किसान अनाज उत्पादन करता है, तो ये फिर मजदूरी न्यूनतम 242 रुपये और केरल में 900 रुपये का अंतर क्यों है? देखिए, एक षड्यंत्र इस देश के भीतर, इस देश में षड्यंत्र है। देश की सत्ता में बैठे हुए जो लोग, जो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोग, वो नहीं चाहते कि बिहार का विकास हो और प्रति व्यक्ति उसकी आमदनी बढ़े, कि वो सम्मानजनक तरीके से बिहार में जीवन यापन करे। एक षड्यंत्र है, क्योंकि देश की जो फैक्ट्रियां हैं, उस फैक्ट्रियों में बिहारियों के केवल पसीने नहीं, लहू जल रहे हैं। इस बात को मैं बता रहा हूँ, लहू जल रहे हैं। सबसे कम मजदूरी इसलिए दी जाती है बिहार के लोगों को कि वह गुजरात की फैक्ट्रियों में, महाराष्ट्र की फैक्ट्रियों में 12 घंटा कठोर ड्यूटी से उनके झोली को, उनके खजाने को भरने का काम करेगा, और बिहार का जो मजदूर है वह खाली हाथ वापस लौटता है, वापस और पैसा लेके नहीं लौटता। उसके हिस्से में क्या आता है? एक मजदूर के हिस्से में उसका पूरा जीवन खपा हुआ एक बीमार शरीर वापस आता है बिहार, जो उसके घर के लोग उसको सेवा करते हैं। यही इतिहास रहा है। ऐसा नहीं कि बाहर गया हुआ बिहार का कोई आदमी बिहार को समृद्ध किया हो, ऐसा उदाहरण नहीं हम लोग देखते। कल बहुत दुखदाई एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं घर पर बैठा था, जन सुनवाई कर रहा था, और हमने जीवन में, मेरा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम जन सुनवाई ना करें। हम जहाँ हैं लोगों को सुनते ही सुनते हैं बिना भेदभाव का। एक बूढ़ी महिला आई, उसने कहा मेरे पति मर गए हैं, मेरा एक जवान बेटा था, उसको हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे पकड़ लिया गया है चाइल्ड लेबर के आरोप में। ध्यान दीजिए, मैंने कहा कम उम्र था तो क्यों भेजी? कहा कहीं 2-2 घर में जवान बेटियां हैं, मैं अपने बेटे को बाहर कमाने के लिए नहीं भेजूंगा,
तो हमारी बेटियों का शादी नहीं होगा। और मेरा बच्चा 16 साल का है, 16 साल के बच्चे को कोई माँ कमाने के लिए दूसरे राज्य में भेज दे, इसको कहते हैं बिहार में गरीबी और पलायन का उदाहरण, इससे बड़ा नहीं हो सकता। मैंने बात किया वहाँ के हैदराबाद के एसपी से, कहा सर इसका आधार में तो 13 साल लिखा हुआ है। अपने 13 साल के बच्चे को पढ़ा के नहीं, वो बाहर भेजी थी कमाने के लिए, उसको पुलिस गिरफ्तार कर ली। इसके पास हैसियत नहीं था कि हैदराबाद जा कर के अपने बच्चे को छुड़ा कर लाए। मैंने कहा उसको आज वापस आ रहा है उसका बच्चा। दुख का विषय ये नहीं कि बच्चा गया, बच्चा छूट गया, दुख का विषय ये है कि वापस आएगा बिना कमाए हुए, तो घर की बेटियों का कैसे शादी होगा, ये चुनौती। फिर भी लोगों के आंख में आंसू नहीं। बिहार में राजनीति करने वाले लोगों के, जिस अहमन्यता के साथ बिहार की सत्ता में बैठे हुए 20 साल का एक बूढ़ा आदमी, लाचार आदमी, जिसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब है, उसको सत्ता से बेदखल इसलिए नहीं किया जा रहा कि कुर्सी प्यारी है, सत्ता प्यारी है, बिहार प्यारा नहीं तो नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल कर देना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके बदले में राष्ट्रीय जनता दल का किसी को बैठा दीजिए, बहुमत आपका है, अपने ही बीच में किसी और को मुख्यमंत्री बना के बिहार का सम्मान झुकने से रोक लीजिए। मोदी जी, नीतीश और जदयू में तो कोई है ही नहीं, तो हम किसका नाम लें? भाई वही अध्यक्ष है तो उनको क्या कहें? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार ही अध्यक्ष, तो किसके फिर उनके खिलाफ कंप्लेन करने जाए भाई? लेकिन ये दिल्ली में बैठे हुए लोग, सत्ता की कितनी भूख है कि एक ऐसे आदमी को निर्लज तरीके से सत्ता में रखे हैं। मैंने तो एक उदाहरण से आपको इस बात को समझाना, ऐसे लाखों उदाहरण हैं। भारत सरकार के श्रम पोर्टल पर इंदल मुखिया जी 4 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं जो अप्रवासी हैं। इस राज्य को चले गए श्रमिक पोर्टल पर, उस श्रमिक पोर्टल पे IAS अधिकारी तो नहीं रजिस्टर्ड कराते होंगे, सम्मानजनक आदमी तो नहीं कराएगा। निश्चित तौर पे वो लोग हैं जो गरीबी के जहालतों को झेलते हुए अपने जीवन यापन के लिए दूसरे राज्य में चले गए, वो लोग हैं। उसके अलावा भी बिहार के लोग काफ़ी तादाद में दूसरे राज्य में चले गए। खाद की समस्या जब मंत्री थे, सबसे ज़्यादा भीषण समस्या था उस साल। बिस्को मान के गेट के सामने हजारों की तादाद में किसान खड़ा होते थे। किसानों के साथ घर की बहुएं भी खड़ा होती थी और प्रतिदिन दोपहर में खबर आती थी कि बिस्को मान का खाद का दुकान में ताला लगा और आपस में लाठी डंडा ढेला चलता था, लोग घायल होते थे। और तब मंत्री कौन थे? बताइए कौन मंत्री थे? कोई काम करेगा मंत्री तब ना लोग याद रखेंगे। यही चौगाई के थे अमरिंदर सिंह, बिहार के कृषि मंत्री। उन्हीं से हम चार्ज लिए थे और इस इलाके में खाद नहीं था। मैं 45 दिन में ही इस बिहार के कोने कोने में किसानों को खाद सुलह करा दिया था। कोई एक कंप्लेन नहीं आ रहा था। क्या खाद हमने कोई 45 दिन में ट्रक से लोड करा के मंगा लिया कहीं? ऐसा नहीं। बिहार में खाद हमेशा से 1.5 गुना ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बिहार को खाद भारत सरकार से मंगाती है बिहार सरकार। किस लिए? बिहार के किसानों को खाद देने के लिए नहीं, बांग्लादेश और नेपाल में तस्करी कराने के लिए खाद लाए जाते हैं और बिहार के किसानों के हिस्से का खाद उठा करके नेपाल और बांग्लादेश भेज देते हैं। और बिहार सरकार में बैठे हुए मंत्री और अधिकारी पैसा लेकर के चुप हो जाते हैं, मौन साध लेते हैं। ये मौन साध लेते हैं लोग। कोई किल्लत नहीं बिहार में खाद का। दाम ज़्यादा जो लेता है उसमें भी बिहार सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों का कमीशन बनता है। हर यूरिया के बोरी के पीछे एक नैनो टिका देगा, एक जिंक टिका देगा,
एक सल्फर टिका देगा जिसको किसानों की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए खाद 350-400 रुपया प्रति बोरा हो जाता है। ये कौन ठीक करेगा? अगर बिहार में बैठे हुए 70 के लोगों को मैं चुनौती देता हूं कि आपको अगर जानकारी नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, और जानते हैं इसके बाद भी नहीं सुधर रहा है तो भी इस्तीफा दीजिए। सच तो यही है कि 350 से ऊपर बिहार में खाद यूरिया का मिलता है। अगर एक आदमी कहे कि हमको बहुत मजबूत ताकतवर होगा तो डीलर कहेगा मालिक घाटा लग रहा है, जिंक लेते जाइए, और बाकी लोगों को धमका के कहता है लेना है तो लो और नहीं तो जाओ। कहाँ जाए लोग? यही बात है ना। जो ताकतवर होगा उसे कहेगा प्रेम से कि एक नैनो ले लीजिए, नहीं जिंक ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, और 99% लोग से कहेगा लेना है तो लो और नहीं तो जाओ। क्यों मंत्री रहेंगे? कुर्सी सेवा के लिए मिलता है कि कुर्सी भोग के लिए? ये भोगी लोग हैं। बिहार की सत्ता में बैठे हुए लोग भोगी हैं। हॉस्पिटलों में, पीएमसीएच के हॉस्पिटल में एक बच्ची बलात्कार पीड़ित मर जाती है, लेकिन हॉस्पिटल का दरवाज़ा नहीं खुलता है। इससे भी लाचार गूंगी बारी सरकार हो सकती है? कैसा बिहार बना रहे हैं? कमज़ोर लोगों के लिए भी हमारे सत्ता प्रतिष्ठान के गेट नहीं खुलते, और अडानी अंबानी को देखते ही प्रणाम करने वालों की संख्या का तो मैं गिनती नहीं जानता। जब देश का प्रधानमंत्री उनके जेब में हो तो बाकी लोग के लिए बारे में क्या कहना। इसीलिए तय हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाएंगे तो मनरेगा की मजदूरी बिहार में कम से कम 400 करेंगे, सम्मानजनक करेंगे कि उनको कहीं हाथ न फैलाना पड़े, और सरकारी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार है रुकेगा। जिसके तरफ इशारा कर रहे थे कि ज़रूर 2 आदमी के बदले में 1 आदमी लगाना पड़ता होगा, तनख्वाह 2 आदमी का देते होंगे तो काम 1 आदमी करता होगा। मथिला का पानी निकासी का एक बड़ा संकट है लंबे समय से, 1 साल हो गया मुझे भी, अभी तक नहीं हुआ। तो सरकार का दोष 90% है और 10% अपना भी है। क्या दोष है? नाले को कब्जा कर लिया है लोगों ने, कुछ लोगों ने। तो जब नाला को छोड़िएगा नहीं तो साफ कैसे होगा? अब इसको अतिक्रमण बात चला के तोड़ फोड़ करना होगा तो भी नाराजगी बढ़ेगी गांव में, किसानों में कि हमारा तोड़ फोड़ हो गया। तो हाथ उठाइए आप लोग कि साफ होगा तोड़ फोड़ के साथ कि छोड़ दिया जाए। तो सब हाथ उठा दीजिए। आप वीडियो भाई दिखाइए, सब लोग हाथ उठाया है कि जब तोड़ फोड़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तोड़ फोड़ भी होगा, लेकिन ये साफ होगा। यही बात तय हुआ, सब लोगों की सहमति मिल गई, हर हाल में साफ होगा। किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन कुछ सीढ़ी उढ़ी टूटेगा तो टूटेगा। सड़कों का सवाल जो आपने देखा होगा, हम